हे गाइस, दिस इज शिवम शाह एंड आज का टॉपिक है पी ब्लॉक। मुझे पता है पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा थ्योरी है तो किसी को भी पसंद नहीं, वो बहुत ज्यादा बोरिंग बन जाता है। सो आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड इन क्वेश्चंस में ही सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, सारा कंसेप्ट एनसीईआरटी का डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज डू वॉच द एंटायर वीडियो। सो इस वीडियो में ग्रुप 13 का एग्जैक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज का सारा कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 13 का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर पूरा पी ब्लॉक भी कवर करने वाला हूं। तो इसीलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, तो ताकि आपको सारा नोटिफिकेशंस मिलता रहे सारी वीडियोस का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट गोइंग. So the first question is, which is the most abundant metal on the earth's crust? So obvious answer aluminium है, but the point to be noted is the most abundant element on the earth's crust is oxygen followed by silicon. मैं पूरा चार्ट यहाँ पे अटैच कर दूंगा. There is one more point to be noted, that is hydrogen is the most abundant element in the universe. So ये दोनों बात याद रख लेना. And this was the question from the first part of the chapter, that's occurrence. The next question is about the increasing order of the atomic size of group 13 elements. Well, ये काफी common question है, ये काफी popular भी है. So I would like to explain the atomic size trend in the periodic table. Atomic size normally increases down the group. ऐसा क्यों होता है? Because with every succeeding element there is a new electron shell. हाँ, nuclear charge बढ़ता है, but that factor is compensated by the fact that कि like there is a screening effect of the inner electrons. बट यहाँ पे ये ट्रेंड काफी इरेग्युलर हो जाता है, बिकॉज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज फॉर द ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम. सो एल्यूमिनियम और गैलियम में एक इंटरचेंज है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और घुसता है, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन घुसता है विथ लाइक इन एवरी डी ऑर्बिटल. नाउ ये डी ऑर्बिटल का काफी पेक्यूलर शेप होता है, इसका पुअर पेनिट्रेशन पावर होता है, जिसके वजह से इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी कम हो जाता है. So now if the d orbital is not able to screen the nuclear charge, तो effective nuclear charge on gallium काफी ज्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो जाता है, तो गैलियम का साइज काफी छोटा पड़ जाता है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑब्वियसली बोरॉन होगा, फिर गैलियम हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम. हाँ, देयर इज वन थिंग टू नोट, दैट दिस ट्रेंड इज इरेग्युलर फॉर द एटॉमिक साइज ओनली, बट फॉर द आयनिक साइज इट्स कंप्लीटली रेगुलर, दैट इज डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस. So it is like boron, aluminium, gallium, indium, thallium, that is the increasing order for the ionic radius of the group 13 elements. The next question is about the relationship of ionization enthalpies of group 13 elements. So हम लोग periodic table से एक बात पढ़ चुके हैं कि s orbital is more penetrating as comparison to the p orbital. So the energy like required to remove an s electron is much more as compared to the p electron. सो ये बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, s इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज ns2 np1 and the first ionization enthalpy will be for the removal of the np1 electron. तो जाहिर सा बात है ये कम होगा क्योंकि p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एज इन कंपैरिजन टू द s इलेक्ट्रॉन्स. सो ये सबसे कम हो जाएगा. अब बात करते हैं बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स के, फर्स्ट और लाइक द सेकंड एंड द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में दोनों इलेक्ट्रॉन्स s के हैं, बट जैसे ही हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ns2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, बचता है ns1 इलेक्ट्रॉन. तो आप समझ रहे हो ना कि हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ता जा रहा है. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो द रिमाइंडर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है तो उसको निकालने में अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो therefore the second ionization enthalpy is lesser than as compared to the third ionization energy. Now let's move to the next question, that is the ionization energy order for the group 13 elements. So ionization energy down the group, it decreases. I'll tell you why, because atomic size increases down the group. So the outermost shell electrons will face a lesser nuclear charge as the atomic size increases down the group, and therefore the energy required to remove them will also decrease. It will decrease, hence ionization energy भी कम हो जाएगा. Ionization energy down the group decreases. This is the normal trend for the periodic table, but let's look what happens for the group 13 elements. In group 13 elements, boron to aluminium, the normal trend continues. The ionization energy decreases, but from aluminium to gallium,
what happens, the 3d electron enters, 3d electrons enter, तो d ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी कम होता है, ये बात मैंने कहा है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये बढ़ जाता है। ये बढ़ने पर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन और दिस ऑल्सो इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। सो गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बट गैलियम से इंडियम आते हैं कोई नया ऑर्बिटल नहीं आता है। गैलियम का भी पेनल्टीमेट शेल मतलब डी ऑर्बिटल है, और क्या बोलते हैं, इंडियम का भी पेनल्टीमेट शेल डी ऑर्बिटल है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडियम से थैलियम जैसे ही जाते हैं, थैलियम के पास एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट वापस बहुत कम होता है, जिसके वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये भी बढ़ जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर थैलियम ऑल्सो इंक्रीजेस। सो थैलियम का इंडियम से ज्यादा होता है। सो दिस बिकम्स द ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which has the highest melting point among the following? So boron आंसर है। बोरॉन का 3D स्ट्रक्चर होता है and like the structure is held by strongly held by covalent bonds, तो ये याद रख लेना। So the next question is the element which exists as in liquid state for a wide range of temperature, तो इसका आंसर गैलियम है। गैलियम has a very unusual structure and it exists in the liquid form for like 2 to 1000 degrees Celsius, so this is a point to remember. For the next question we have, in which of the following elements +1 oxidation state is more stable as in comparison to the +3 oxidation state? So this brings the concept of inert pair effect. Inert pair effect, so group 13 elements have a electronic configuration of NS2 NP1. अगर यहाँ पे NH2 और NP1 तीनों इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 हो जाएगा। बट अगर सिर्फ NP1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। बट जैसे ही हम लोग लाइक डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं तो d ऑर्बिटल F ऑर्बिटल दोनों पिक्चर में आ जाते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो d ऑर्बिटल F ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना खराब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और ये जो s इलेक्ट्रॉन्स है, ns इलेक्ट्रॉन्स है, ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर न्यूक्लियर पुल, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। तो सिर्फ और सिर्फ NP1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। So here thallium, which is present like down the group, so that is stable at +1 oxidation state, and this concept where the reluctance of the s bonding electrons, s orbital electrons, to participate into the chemical bond formation is called the inert pair effect. So here I have taken a question of like sample question of GaCl2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मत सोचना +2 है, unless and until you do not know the compound, like unless you know the compound you won't be able to solve। तो इसका कंपाउंड है Ga+ GaCl4 होल माइनस। तो यहाँ पे इसका like ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3 दोनों है, so look into the compound carefully। So the last question for now is boron forms covalent compounds, like because of course it has a small size and it has a high ionization energy, because of which it forms covalent compounds predominantly. In fact, like I explained these concepts, both of these concepts before in this video, and aluminium is considered to be more electropositive as compared to boron, but that does not mean that aluminium has more of ionic compounds. But yes, of course, in comparison to boron it has more ionic compounds, but even for aluminium covalent compounds are predominantly formed. So that would be all for now. Do subscribe the channel if you want to get a notification when I post a video next on Lewis acid theory and the valence bond theory explaining the chemical properties for group 13. So that would be all for now. Stay tuned and thank you.